नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धू आयस में। सिद्धू आयस की तरफ से हमने जो एनसीईआरटी की डिकोडिंग सीरीज चालू की है, उस सीरीज में हम बात कर रहे हैं जो 7वीं क्लास की एनसीईआरटी जियोग्राफी की बुक है, उस बुक की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम इसी बुक के 10th चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइफ इन द डेजर्ट। मतलब जो डेजर्ट का एरिया है, डेजर्ट के एरिया में जो लोग होते हैं उनका जीवन किस प्रकार से होता है, उस चीज को यहाँ पर हम समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम आज के हमारे पहले कंसेप्ट से शुरुआत करते हैं, जो कि है कैरेक्टर ऑफ डेजर्ट। लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। The people inhabited these land wherever little water is available to practice the agriculture। तो सबसे पहले यहाँ पर किस एरिया को हम डेजर्ट कहेंगे? इसमें सबसे पहली बात है उस एरिया का जो रेनफॉल है वो अगर हमें कम देखने को मिले तो उसे हम डेजर्ट एरिया कहेंगे। यहाँ पे दूसरी कंडीशन है, वहां पे जो भी वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है अगर वो हमें कम मात्रा में देखने को मिले तो उसे हम डेजर्ट एरिया कहेंगे। और तीसरी इसकी कंडीशन है वो है एक्सट्रीम टेम्परेचर। यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर से मतलब है जो टेम्परेचर की रेंज है वो अगर यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में हमें देखने को मिले तो उसे हम डेजर्ट एरिया कहेंगे। यहाँ पर जो एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे हम दिन और जो रात का टेम्परेचर है उसकी बात करें तो वहां पे हमें काफी अधिक मात्रा में वेरिएशन देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम हॉट डेजर्ट की बात करें तो देखिए दिन के समय में जो हॉट डेजर्ट होते हैं वहां पे टेम्परेचर हमें 50 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है। उसी समय अगर रात का टेम्परेचर यहाँ पर हम देंगे तो वो हमें 5 डिग्री या 0 डिग्री के अराउंड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें लगभग 50 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में यहाँ पे हमें टेम्परेचर की रेंज देखने को मिल रही है। इसी को कहा जाता है एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो किसी एक एरिया को अगर हमें डेजर्ट कहना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, जिनमें सबसे पहली है उस एरिया में जो बरसात है अगर उसकी मात्रा काफी कम हो तो उस एरिया को हम डेजर्ट कह सकते हैं। वहां पे दूसरी कंडीशन है अगर उस एरिया में जो वेजिटेशन है, जो वनस्पति है, अगर वो हमें काफी कम देखने को मिले तो वो भी एक कंडीशन बन जाएगा डेजर्ट के लिए। और आखिरी है एक्सट्रीम टेम्परेचर, जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं जो दिन और जो रात होती है इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है उसी को कहा जाता है एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो इस प्रकार की जो भी कंडीशन जिस किसी भी एरिया में फुलफिल की जाती है तो उसे कहा जाता है डेजर्ट। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपसे सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वी कैन फाउंड इन अ डेजर्ट एरिया। तो वहां पे आपको इनमें से कोई भी पर्याय दिए जाएंगे और वहां पे आपको सही आंसर करके आना है। उसी समय जो डेजर्ट होते हैं वो हमें हॉट डेजर्ट भी देखने को मिलते हैं और कोल्ड डेजर्ट भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हॉट डेजर्ट का एग्जाम्पल हम सहारा डेजर्ट को देखने वाले हैं और जो कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल से हम लद्दाख के रूप में यहाँ पर देखने वाले हैं। इन डिटेल में सहारा डेजर्ट और जो कोल्ड डेजर्ट हमारा लद्दाख है उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, जिस किसी भी एरिया में डेजर्ट एरिया में लोग रहते हुए हम देखने को मिलते हैं, वहां पे जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वो काफी कम हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण उस एरिया में जो फार्मिंग होती है वो काफी कम मात्रा में हमें देखने को मिलती है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे हॉट डेजर्ट की। हॉट डेजर्ट में हम बात करेंगे जो सहारा डेजर्ट है जो कि हमें नॉर्थ अफ्रीका के एरिया में देखने को मिलता है, उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। इट हैज एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। डू यू रिकॉल दैट इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.2 million square kilometer? The Sahara Desert touches 11 countries. These are Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Nigeria, Sudan, Tunisia, and Western Sahara. Besides the vast stretches of the sand that Sahara Desert is covered with, there are also gravel plains and elevated plateaus with the bare rock surface. These rocky surface may be more than 2500 मीटर high at the some place। तो देखिए जो सहारा डेजर्ट है वो हमें नॉर्थ अफ्रीका का जो एरिया है वहां पे उस एरिया में हमें सहारा डेजर्ट देखने को मिलता है।
इसका सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो कि है ये एक विश्व का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है और इसका एरिया हमें 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलता है। वही जो हमारा इंडिया है उसका जो क्षेत्रफल है वो हमें 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलता है। मतलब जो हमारा इंडिया है उससे लगभग 3 गुना हमें ये सहारा डेजर्ट देखने को मिलता है। ये जो सहारा डेजर्ट का एरिया है वो हमें 11 कंट्रीज में 11 देशों में स्प्रेड होता हुआ देखने को मिलता है, जिनमें अल्जीरिया है, छाड़ है, इजिप्ट है, लीबिया है, माली, मॉरिटानिया ये भी एक देश है, मोरक्को हमें देखने को मिलता है, नाइजीरिया, सूडान, ट्यूनिशिया एंड जो वेस्टर्न सहारा का जो एरिया है वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो देखिए जो सहारा डेजर्ट है वहां पे हमें सैंड के काफी बड़े बड़े ट्रेचेस तो देखने को मिलते हैं। उसी समय इस एरिया में हमें जो ग्रेवल प्लेन्स होते हैं, यहाँ पे ग्रेवल प्लेन्स से मतलब होता है जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं या कंकर होते हैं उनके भी प्लेन हमें इस एरिया में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो भी प्लेटो का एरिया है वो प्लेटो का एरिया ऊपर उठा हुआ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। कई सारी जगहों पे ये जो प्लेटो का एरिया है उसकी हाइट हमें 2500 मीटर तक देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इन डिटेल में यहाँ पर हमने जो सहारा डेजर्ट है उसका जो टोपोग्राफी है उसकी बात की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो सहारा डेजर्ट में किस प्रकार का क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है उसको जरा देख लेते हैं। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कॉचिंग hot and sparky dry. It has short rainy season. The sky is cloudless and clear. Here, the moisture evaporates faster than it accumulates. They are unbelievably hot. The temperature during the day may soar as high as 50 degrees Celsius, heating up the sand and the bare rocks, which in turn radiates the heat, making everything around hot. The nights may be freezing cold with the temperature going 0 डिग्री। तो देखिए जो सहारा डेजर्ट है उस एरिया में जो भी हमें क्लाइमेट देखने को मिलता है वो हमें हॉट देखने को मिलता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं जो हॉट डेजर्ट होते हैं, हॉट डेजर्ट में जो टेम्परेचर होता है वो काफी हॉट हमें देखने को मिलता है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो तो हॉट है ही, उसी समय वो हमें ड्राई भी देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे जो भी हवा होती है उसमें जो मॉइस्चर होता है वो काफी कम मात्रा में हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो मॉइस्चर है उस एरिया में कम होने का रीजन है क्योंकि इस एरिया में जो भी रेनी सीजन है मतलब जो बरसात का मौसम है वो काफी छोटा हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे जो वाटर के द्वारा ग्राउंड रिचार्ज होना चाहिए वो होता हुआ हमें यहाँ पर नहीं दिखता। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा होने के कारण यहाँ पे जो इवापोरेशन का जो रेट है वो काफी अधिक हमें देखने को मिलता है। उसी समय यहाँ पे जो वाटर का एक्युमुलेशन है, जो वाटर का स्टोरेशन है वो काफी कम होता हुआ देखने को मिलता है। मतलब एक समय पे इस एरिया में जो बरसात है वो हमें कम देखने को मिलती है, लेकिन उसी समय यहाँ से जो इवापोरेशन होता है वो काफी अधिक होता है। तो इस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक हमें सहारा डेजर्ट में देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर दिन के टेम्परेचर की बात करें तो देखिए यहाँ पे कई जगहों पे दिन का टेम्परेचर हमें 50 डिग्री के अराउंड देखने को मिलता है। उसी समय यहाँ पे जो भी सैंड है या जो भी ओपन रॉक है उनके द्वारा क्या होता है, ये जो हीट होती है वो रेडिएट होती है, जिसके कारण उसके आसपास का जो एरिया है वहां पे भी काफी अधिक मात्रा में हमें हीट देखने को मिलती है। यहाँ तो हमने बात की दिन की, लेकिन जो रात का टेम्परेचर होता है वो काफी कम हमें देखने को मिलता है। इट इज गो अराउंड 0 डिग्री, मतलब यहाँ पे रात का टेम्परेचर लगभग हमें फ्रीजिंग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इस एरिया में हमें जो टेम्परेचर की रेंज है वो 50 डिग्री देखने को मिलती है। इस प्रकार की जो टेम्परेचर की रेंज हमें किसी दूसरे एक एरिया में इतनी देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर तो हमने जो सहारा डेजर्ट है उसमें किस प्रकार का क्लाइमेट होता है उसको देखा, लेकिन अब यहाँ पर हम बात करेंगे फ्लोरा एंड फौना ऑफ द सहारा डेजर्ट। Vegetation in the Sahara Desert includes cactus, date, palm and acacia. In some places there are oases. Green is a land with the date palms surrounding them. Camels, hyenas, jackals, foxes, scorpions, many varieties of snakes and lizards are prominent animal species living there. तो देखिए यहाँ पे
फ्लोरा से मतलब होता है वनस्पति और फौना से मतलब होता है एनिमल। तो यहाँ पे जो सहारा डेजर्ट है उस एरिया में जो वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है उसमें हमें कैक्टस, डेट, पाम एंड एकासिया, ये कुछ प्लांट या कुछ वनस्पतियां इस एरिया में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे कुछ एरियाओं में हमें ओएसिस देखने को मिलता है। अब ये जो ओएसिस है इस कंसेप्ट को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो डेजर्ट का एरिया है, डेजर्ट के एरिया में एक डिप्रेस एरिया होता है, मतलब इस प्रकार से एक नीचे धंसा हुआ एरिया हमें वहां पे देखने को मिलता है। और उसके सराउंडिंग एरिया में इस प्रकार से यहाँ पर हमें कई सारे घर या सेटलमेंट देखने को मिलती है। उसी समय यहाँ पे जो भी एरिया होता है वो हमें एक ग्रीन बेल्ट की तरह मतलब हरा भरा देखने को मिलता है। इसका रीजन है क्योंकि ये जो ओएसिस है, यहाँ पे जो डिप्रेशन का एरिया है इस एरिया में यहाँ पे वाटर देखने को मिलता है और इसी वाटर की मदद से यहाँ का जो आसपास का एरिया है यहाँ पे खेती या जो पेड़ पौधे होते हैं उनका प्लांटेशन हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के डॉटेड ओएसिस आपको सहारा डेजर्ट में कई सारे जगहों पे देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे जो एनिमल जीवन है या वन्य जीव है उनकी यहाँ पर हम बात करें, सहारा डेजर्ट में हमें कैमल्स देखने को मिलते हैं, हाइनास देखने को मिलते हैं, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पिनो, इस प्रकार की कई सारी वन्य प्रजातियां यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उसी समय स्नेक और जो लिजर्ड्स है इनकी कई सारी प्रजातियां इस एरिया में हमें काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। यहाँ पे जो सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाला जो एक ओएसिस का चित्र है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये ओएसिस है और उसके सराउंडिंग एरिया में इस प्रकार से हमें पाम और जो हरी वनस्पति है वो देखने को मिल रही है। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे जो सहारा डेजर्ट है उस एरिया में जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, उनका जीवन हमें किस प्रकार से देखने को मिलता है। द सहारा डेजर्ट इनहेबिटेड बाय द वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल who pursue different activities. Among them are Bedouins and Tuareg. These groups are nomadic tribe, rearing livestock such as goats, sheep, camel, and horses. These animals provide them with milk, hides, for which they make leather for belts, slippers, water bottles. Hair is used for mats, carpets, cloths, and blankets. They wear heavy robes as protected against the dust, storm, and hot winds. The oases in the Sahara and the Nile Valley in Egypt support the settled population. तो देखिए जो सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट में जो लोक जीवन है या जो जनजीवन हमें देखने को मिलता है वो किस प्रकार से है उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो लोग हमें देखने को मिलते हैं दे आर इंगेज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज, मतलब भिन्न भिन्न कार्यों में यहाँ के जो लोग हैं वो हमें व्यस्त देखने को मिलते हैं। यहाँ पर खासकर हमें बेडुइन्स एंड जो टूरेज है ये आदिवासी समूह यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो भी ट्राइब्स है दे आर नोमैडिक ट्राइब। यहाँ पे जो नोमैडिक वर्ड है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो नोमैडिक ट्राइब होती है वो क्या करती है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करती है। उसी समय उनके साथ जो भेड़ बकरियां होती है या उनके जो पालतू जानवर होते हैं उनको भी वे क्या करते हैं, अपने साथ कैरी करते हैं। तो इस प्रकार का लोगों के द्वारा जो मूवमेंट हमें देखने को मिलता है उसे कहा जाता है नोमैडिक। और यहाँ पे जो लोक समूह इस प्रकार का मूवमेंट करता है उसे कहा जाता है नोमैडिक ट्राइब। तो यहाँ पे इस एरिया में जो भी एनिमल हमें देखने को मिलता है उनका रियरिंग खासकर मिल्क, हाइड्स इसके लिए किया जाता है। उसी समय यहाँ पे इस एरिया में हमें लेदर के बेल्ट बनते हुए देखने को मिलते हैं, स्लीपर्स बनते हुए देखने को मिलते हैं, वाटर बॉटल, हेयर का यहाँ पे यूज, मैट, कारपेट्स और जो कॉल और जो ब्लैंकेट होते हैं उनके फॉर्मेशन में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस एरिया के जो लोग होते हैं वो हेवी रोब्स को पहनना पसंद करते हैं। जो ये हेवी रोब्स होते हैं वो आपको डस्ट और जो स्टॉर्म और जो हॉट विंड होती है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो देखिए जो ओएसिस का जो एरिया है वो खासकर हमें सहारा और जो नाइल रिवर का वैली का एरिया है उस एरिया में हमें
सेटल पॉपुलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि जो ओएसिस है वहां पे हमें काफी अधिक मात्रा में अच्छी तरह से पानी देखने को मिलता है, और जो पानी के सराउंडिंग एरिया में ही वहां पे जो पीपल होते हैं वो सेटल होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो ओएसिस है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसको इस डू यू नो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। डिप्रेशन आर फॉर्म व्हेन द विंड ब्लो अवे द सैंड in the depression where underground water reaches the surface and oasis is formed. These areas are fertile. People may settle around these water bodies and grow date, palm and other crops. Sometimes the oasis may be abnormally large. Tafila Lake Oasis in Morocco is larger oasis with an area about 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे जो ओएसिस होता है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो मान ले यहाँ पे हम पहली पिक्चर लेंगे। इस पिक्चर में क्या होता है, इस एरिया में एक फ्लैट लैंड होता है और इस लैंड पे कई सारे सैंड के कंकर या रेती हमें देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही इस एरिया से विंड ब्लो करेगी, यहाँ पे एक प्रकार से इस प्रकार से एक डिप्रेस का एरिया बनता हुआ हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड में जो भी पानी होता है, जो भी वाटर होता है, वो यहाँ पे सरफेस पे आता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब इसकी मदद से इस एरिया में खेती करते हुए लोग हमें देखने को मिलेंगे, जिसके कारण इस एरिया का विकास भी होता हुआ हमें देखने को मिलता है। और जैसे ही इस एरिया का विकास होता है, इस एरिया में जो सेटलमेंट होता है वो काफी इस्टेब्लिश होता हुआ या विकसित होता हुआ हमें देखने को मिलता है। उसी कारण जो सहारा और जो नाइल वैली का जो एरिया है उस एरिया में हमें सेटल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जो ओएसिस है उसके सराउंडिंग एरिया में। चलते हैं आगे। सिंस वाटर इज अवेलेबल, पीपल ग्रो डेट palms. Crops such as rice, wheat, barley and beans are also grown. Egyptian cotton, famous worldwide, is grown in Egypt. The discovery of oil, a product, is great demand throughout the world. In Algeria, Libya, Egypt is constantly transforming the Sahara Desert. Other minerals of the importance that are found in the area include iron, phosphorus, magnesium and uranium. The cultural landscape of the Sahara is undergoing changes. More and more nomadic herdsmen are taking to city life, finding jobs in oil and gas operation. तो देखिए, जैसे कि हम बात ही कर चुके हैं, जिस किसी भी एरिया में सहारा डेजर्ट में हमें पानी की उपलब्धता या पानी की अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है, वहां पे उस एरिया में जो डाटे पाल्म है वो हमें वहां पे कल्टीवेट होता हुआ देखने को मिलता है। उसी समय इस एरिया के क्रॉप में हमें राइस देखने को मिलता है, व्हीट, बार्ली और जो बीन्स है ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे जो इजिप्शियन कॉटन है, इट इज अ फेमस वर्ल्ड वाइड, इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। उसी समय यहाँ पे कई सारे एरियाओं में हमें ऑयल फील्ड्स भी देखने को मिलती है। खासकर अल्जेरिया, लीबिया एंड इजिप्ट में जो भी ऑयल फील्ड्स देखने को मिलती है, जिसके कारण इस एरिया का विकास होता हुआ हमने देखा है। यहाँ पर ऑयल के बाद दूसरे महत्वपूर्ण खनिजों में हमें आयरन देखने को मिलता है, फास्फोरस, मैग्नीशियम और यूरेनियम भी देखने को मिलता है। यहाँ का जो कल्चर है वो विद द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता हुआ हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनका वेस्ट के साथ कांटेक्ट काफी अधिक मात्रा में बढ़ता हुआ हमने देखा है, जिसके कारण यहाँ के जो कल्चरल चेंजेस है उनमें हमें कई सारे बदलाव आते हुए आज के दिनों में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इस एरिया की जो भी नोमैडिक ट्राइब्स है उन्होंने क्या किया है, जो शहरी एरिया है वहां पे शिफ्ट किया है और उस एरिया में जो भी ऑयल और जो गैस के जो भी ऑपरेशन है, जो भी कारखाने हैं, उन कारखानों में उन्होंने काम को शुरू किया है, जिसके कारण यहाँ की जो नोमैडिक टाइप है उन्होंने उनका जो कल्चर है, उनकी जो स्क्रिप्ट है, उसे विद द पीरियड ऑफ टाइम वो भूलते जाते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमने इन डिटेल में जो हॉट डेजर्ट है, खासकर जो सहारा डेजर्ट है, उसकी यहाँ पर हमने बात की। तो आगे यहाँ पर हम बात करेंगे द कोल्ड डेजर्ट, खासकर जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में जो लद्दाख डेजर्ट है उसको यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं लद्दाख की। Ladakh is a cold desert laying in the Great Himalayas on the eastern side of Jammu and Kashmir.
The Karakoram range in the north and the Zaskar mountain in the south enclose it. Several rivers flow through the Ladakh, Indus being the most important among them. The river form deep valleys and gorges. Several glaciers found in the Ladakh, for example, Gangri Glacier. The altitude in Ladakh varies from 3000 meter in Kargil to more than 8000 meter in Karakoram. Due to its high altitude, the climate is extremely cold and ड्राई। तो देखिए जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया के नॉर्थ में हमें लद्दाख ये ठिकान देखने को मिलता है। खासकर जो हमारा जम्मू और कश्मीर का एरिया है, उस एरिया में हमें लद्दाख देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस प्रकार से हमें हमारे इंडिया का जो मैप है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे इस एरिया में हमें जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिलता है और इसी एरिया में हमें जो हमारा हिमालय है उसकी 3 रेंजेस देखने को मिलती है, जिनमें एक है काराकोरम रेंज और दूसरी एक रेंज है जिसे कि हम नाम देते हैं झास्कर। जो सबसे नॉर्थ में हमें देखने को मिलती है वो है काराकोरम रेंज और यहाँ पे हमें झास्कर ये रेंज देखने को मिलती है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये जो एरिया हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हमारे इंडिया का लद्दाख आता है, जिसे कि हाल ही के दिनों में यूनियन टेरिटरी एज अनाउंस किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है उस एरिया में हमें लद्दाख देखने को मिलता है और जो ये लद्दाख है इट इज अ कोल्ड डेजर्ट। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिस किसी भी एरिया में हमें रेत के अलावा हर तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है, उस प्रकार का जो स्थल होता है उसे कहा जाता है कोल्ड डेजर्ट। तो ये जो हमारा लद्दाख है इट इज अ कोल्ड डेजर्ट। यहाँ पे जो लद्दाख का एरिया आता है, इस एरिया से बहुत सारी रिवर्स बहती हुई हमें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण रिवर है इंडस रिवर, जिसे कि हम सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं, जो कि यहाँ से इस प्रकार से इस एरिया से इस प्रकार से बहती हुई यहाँ से इस एरिया से पाकिस्तान में एंटर करती हुई हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे इस एरिया में जो माउंटेन एरिया है वहां से जो रिवर बहती है, उन्होंने क्या किया है, काफी डीप वे में यहाँ पे इरोजन किया है, जिसके कारण यहाँ पे कई सारी वैलीज एंड गॉर्जेस बनते हुए हमें देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे जो गॉर्जेस का एरिया होता है वो हमें लगभग वी शेप में इस प्रकार का देखने को मिलता है और इस प्रकार का टोपोग्राफी या लैंड स्ट्रक्चर आपको जिस किसी भी एरिया में देखने को मिलता है तो उसे कहा जाता है वैली। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो हिमालय है उसमें कई सारी ग्लेशियर्स भी हमें देखने को मिलती है। ग्लेशियर जैसे कि हम इसके पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं, जो हिम नदी होती है, हिम की नदी, उसे कहा जाता है ग्लेशियर। तो इस प्रकार की कई सारी ग्लेशियर हमें यहाँ पे इस एरिया में देखने को मिलती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है वो है गांगरी ग्लेशियर। यहाँ पे जो लद्दाख का एरिया है उसका जो एल्टीट्यूड है वो हमें हर एक प्लेस पे वेरी करता हुआ देखने को मिलता है। इसका जो वेरिएशन है वो हमें जो कारगिल का एरिया है जहाँ पे हमने पाकिस्तान के खिलाफ जंग भी लड़ी थी, उस एरिया में यहाँ पे हमें अल्टीट्यूड 3000 मीटर देखने को मिलता है। उसी समय जो काराकोरम का एरिया है वहां पे हमें जो हाइट है वो लगभग 8000 मीटर के बीच में देखने को मिलती है। मतलब यहाँ के जो पहाड़ है उनकी हाइट हमें 8000 किलोमीटर के अराउंड देखने को मिलती है। अब इतनी हाइट होने के कारण डेफिनेटली इस एरिया का जो टेम्परेचर है वो काफी कोल्ड हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ ही यहाँ की जो हवा है उसमें काफी कम मात्रा में नमी हमें देखने को मिलती है। उसी के कारण इस एरिया में हमें जो वनस्पति है उसकी जो मात्रा है वो काफी कम हमें देखने को मिलती है। यहाँ के जो पहाड़ होते हैं इन पहाड़ों पर आपको एक तो बर्फ देखने को मिलेगी या इन पहाड़ों पे कोई भी वेजिटेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। मतलब ये पूरी तरह से यहाँ पे एक डेजर्ट का एरिया बनते हुए हमें देखने को मिलते हैं। The air at this altitude is so thin that the heat of the sun can feel intensively. The day temperature in summer are just above 0 degree and the night temperature well below 30 degrees Celsius. It is a freezing cold in the winters when the temperature may remain below
40 degrees Celsius for the most of the time. As it lies in the rain shadow of the Himalaya, there is a little rainfall as low as 10 centimeter every year. The area experiences freezing winds and burning hot sunlight. You will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer both sunstroke and frostbite at the same time. देखिए, जैसा कि हम बात ही कर चुके हैं, जो लद्दाख का एरिया है वहां पे हमें कई सारे माउंटेन्स या पहाड़ देखने को मिलते हैं। खासकर जो काराकोरम की रेंज है उसकी हाइट लगभग हमें 8000 मीटर के अराउंड देखने को मिलती है। अब यहाँ पे इतनी हाइट पे जो भी हवा हमें देखने को मिलती है वो काफी थीन हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इतनी हाइट पे जो ऑक्सीजन है वो काफी कम मात्रा में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसी समय यहाँ का अगर डे टेम्परेचर देख के हम समर के दिनों में, गर्मी के दिनों में, तो वो हमें लगभग 0 डिग्री के अराउंड देखने को मिलता है, और जो नाइट का टेम्परेचर होता है वो हमें बिलो 30 डिग्री देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे बिलो 30 डिग्री से मतलब है -30 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान हमें नाइट में देखने को मिलता है, अगर यहाँ पर हम गर्मी के दिनों की बात करें। वही अगर हम विंटर की बात करें, सर्दी के मौसम की बात करें, तो इन दिनों में जो टेम्परेचर होता है वो हमें बिलो 40 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है। मतलब -40 डिग्री के अराउंड का यहाँ हमें टेम्परेचर विंटर के या सर्दी के मौसम में देखने को मिलता है। अब ये जो लद्दाख का एरिया है वो हमें जो हमारा हिमालय है उसके रेन शैडो एरिया में आता हुआ देखने को मिलता है, जिसके कारण इस एरिया में काफी कम मात्रा में यहाँ पे बरसात होती हुई हमें देखने को मिलती है। वो लगभग ईयरली अगर यहाँ पर हम बात करें तो वो हमें 10 सेंटीमीटर ही देखने को मिलती है। यहाँ पे जो ये रेन शैडो का कंसेप्ट है उसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से एक पहाड़ का एरिया होता है और मान लीजिए उसकी दूसरी तरफ यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, समंदर का एरिया है। अब जैसे भी यहाँ से जो समंदर का एरिया है इसके ऊपर से इस प्रकार से विंड ब्लो करेगी, हवा बहने लगेगी, तो यहाँ पे जो भी वाटर वेपर होगा, यहाँ पे जो भी बाष्प होगा वो क्या करेगी, इस हवा के साथ कैरी होता हुआ हमें आगे देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये जो हवा है वो यहाँ पे पहाड़ से टकराएगी तो उसका कंडेंसेशन हमें देखने को मिलेगा। मतलब सबसे अधिक मात्रा में जो वाटर वेपर है उसके द्वारा बनने वाले जो क्लाउड्स है वो हमें यहाँ पे इसी एरिया में देखने को मिलेंगे, जिसके कारण यहाँ पे ये जो एरिया है माउंटेन का, इसी एरिया में इसी एक साइड पे सबसे अधिक मात्रा में हमें बरसात देखने को मिलेगी। उसी समय यहाँ पे जो माउंटेन का दूसरा एरिया है इस एरिया में काफी कम बरसात हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो बरसात हमें देखने को मिलती है लगभग ना के बराबर ही हमें देखने को मिलती है। उसी कारण यहाँ पे ये जो एरिया बनता है वो हमें देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है रेन शैडो एरिया। तो हमारा जो लद्दाख का एरिया है इसी प्रकार से माउंटेन के दूसरे साइड में आने के कारण यहाँ पे वो एक रेन शैडो का एरिया बन जाता है, और उसी कारण यहाँ पे जो बरसात हमें देखने को मिलती है वो सबसे कम या काफी कम देखने को मिलती है। यहाँ पे जो भी विंड्स ब्लो करती है वो काफी फ्रीजिंग हमें देखने को मिलती है, और उसी समय यहाँ पे जो हीट होती है वो भी काफी अधिक हमें देखने को मिलती है। इन सिंपल वर्ड यहाँ पर हम बात करें तो जो टेम्परेचर का रेंज होता है वो काफी अधिक यहाँ पे इस एरिया में हमें देखने को मिलता है। तो लद्दाख एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको सेम टाइम सनस्ट्रोक और जो फ्रॉस्ट बीट है वो आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर जो लद्दाख का एरिया है, जो हमारा इंडिया का जो नॉर्थ का एरिया है उसका मैप हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो हमारा लद्दाख का एरिया है उसको इस मैप के माध्यम से फिर से लोकेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इस एरिया में हमें जो काराकोरम हिमालय की रेंज है वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें इस एरिया में जो झास्कर माउंटेन की रेंज है वो देखने को मिल रही है, और इसके बीच में यहाँ पर हमें ये लद्दाख का एरिया देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये जो फिन शैडो एरिया आपको देखने को मिल रहा है ये पूरी तरह से जो हमारे इंडस रिवर है उसका बेसिन एरिया है। यहाँ पे जो इंडस रिवर है तिब्बत में, यहाँ पे उसका ओरिजिन पॉइंट हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे इस एरिया से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो हमारे रिवर है वो बहती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से जो इंडस रिवर है आगे बहती हुई यहाँ से गिलगित से
पाकिस्तान में इंटर करेगी। यहाँ पे जो इंडस रिवर है उसकी कुछ सहायक नदियां हमें देखने को मिलती है, जिनमें से एक है स्वेक, दूसरी ये एक नदी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है झांसकर। तो इस प्रकार से कई सारी नदियों के द्वारा जो हमारा लद्दाख का एरिया है उसका बेसिन का एरिया बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे जो बरसात और उसकी जो हाइट है काफी अधिक होने के कारण यहाँ की जो जमीन है, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ पे खेती करना या कल्टीवेशन करना काफी मुश्किल काम बन जाता है, क्योंकि जो खेती के लिए आपको क्लाइमेट चाहिए वो क्लाइमेट आपको इस एरिया में देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो इंडिया का हमारा मैप है, यहाँ पे इस एरिया में हमें लद्दाख देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपके समझ में आया होगा कि जो लद्दाख का एरिया है हमारे इंडिया में कहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे साइड में कुछ फैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, उसको जरा देख लेते हैं। जो ये लद्दाख वर्ड है उसका ओरिजिन किस प्रकार से हुआ उसको जरा देख लेते हैं। लद्दाख इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, ला मीनिंग माउंटेन पास एंड डाक मीनिंग कंट्री। तो सबसे पहले यहाँ पर ये माउंटेन पास क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इस प्रकार से जो पहाड़ी एरिया होता है, यहाँ पे दोनों पहाड़ों के बीच में यहाँ पे हमें छोटी एल्टीट्यूड वाला मतलब एक वैली का एरिया देखने को मिलता है। और इसी एरिया से आप क्या कर सकते हैं, ये जो माउंटेन का एरिया है उसको क्रॉस कर सकते हो, मतलब उसकी एक साइड से आप दूसरी साइड पे तक जा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन की हाइट है उसको पूरी तरह से पार कर कर दूसरे एरिया में जाना लगभग असंभव काम बन जाता है। लेकिन जिस किसी भी एरिया में इस प्रकार के दरिये आपको देखने को मिलते हैं या वैली का एरिया आपको देखने को मिलता है या गॉर्जेस आपको देखने को मिलती है, तो वहां पे आपको एक माउंटेन पास बन जाता है, वहां से आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। तो इस प्रकार का वे या इस प्रकार का टोपोग्राफी जहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है और उसका इस्तेमाल लोग वहां से ट्रैवलिंग करने के लिए करते हैं, तो उसे कहा जाता है माउंटेन पास। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो लद्दाख वर्ड है उसका शुरुआती अक्षर अगर हम देखें तो वो है ला, और ला का मीनिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलता है माउंटेन पास। और दूसरा वर्ड है डाक, और डाक का मीनिंग यहाँ पे हमें बनता हुआ देखने को मिलता है कंट्री। तो यहाँ पे जो माउंटेन पास वाली जो कंट्री है उसे कहा जाता है लद्दाख, मतलब एक ऐसी कंट्री जहाँ पे कई सारे माउंटेन पास हमें देखने को मिलते हैं उसी को कहा जाता है लद्दाख। तो इस प्रकार से जो लद्दाख वर्ड है उसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे एक डू यू नो दिया गया है, उसका भी जरा फैक्ट देख लेते हैं। द्रासा, वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ, इज लोकेटेड इन लद्दाख। तो देखिए आपसे अगर कोई पूछे तो द्रासा क्या है, तो आपका वहां पे आंसर होना चाहिए इट इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ विच इज लोकेटेड इन लद्दाख। तो द्रासा एक ऐसा प्लेस हमें हमारे लद्दाख में देखने को मिलता है जो कि सबसे कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है, जो कि हमें हमारे अर्थ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो लद्दाख का एरिया है उस एरिया में पाए जाने वाला फ्लोरा और जो फौना जीवन है उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। ड्यू टू द हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पेयर, there are scanty patches of the grasses and shrub for animal to graze. Grove of willows and poplars are seen in the valleys. During the summer, fruit trees such as apple, apricots and walnuts bloom. Several species of the bird are sighted in Ladakh. Robin, red star, Tibetan snow cock, raven and hoopoe are common. Some of these are migratory birds. The animal of the Ladakh are wild goats, wild sheep, yak and special kind of dogs. The animals are reared to provide for the milk, meat and hides. Yak milk is used to make cheese and butter. The hair of the sheep and goat is used to make वुलन्स। तो देखिए यहाँ पे जो लद्दाख का एरिया है वहां पे हमें जो वनस्पति जीवन और जो प्राणी जीवन है वो किस प्रकार से देखने को मिल रहा है उसको यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए जो लद्दाख का एरिया है वहां पे हमें काफी अधिक मात्रा में एरिडिटी देखने को मिलती है, मतलब एक सूखापन वहां के एरिया में हमें देखने को मिलता है। जो हवा होती है वहां पे किसी भी प्रकार की नमी वहां पे हमें हवा में देखने को नहीं मिलती। उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे जो भी वेजिटेशन है वो काफी
कम हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो वेजिटेशन है उसमें हमें जो ग्रासेस और जो श्रब्स होते हैं वो काफी पैचेस में देखने को मिलते हैं। मतलब किसी एक एरिया में आपको ग्रास देखने को मिलेगी, दूसरे एरिया में आपको पूरी तरह से कोई भी वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगी, उसी समय और किसी एक एरिया में आपको ग्रास या श्रब्स देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के पैचेस आपको लद्दाख के एरिया में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो लद्दाख का एरिया है, वहां पे जो वैली का एरिया है, वहां पे हमें खासकर जो विल्लो और जो पॉपुलर वनस्पति है वही खासकर उस एरिया में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे जो गर्मी का मौसम होता है, गर्मी के मौसम में यहाँ पे जो कुछ फ्रूट की ट्रीज होती है उनका ब्लूमिंग हमें देखने को मिलता है, जिनमें से एक हमें एप्पल देखने को मिलता है, एप्रिकॉट्स देखने को मिलता है और जो वॉलनट्स है, इस प्रकार की कुछ ट्री उस एरिया में काफी ब्लूम करती हुई हमें देखने को मिलती है। उसी समय लद्दाख के एरिया में हमें कुछ बर्ड की पेशीज भी देखने को मिलती है, जिनमें हमें रॉबिन्स देखने को मिलते हैं, रेड स्टार देखने को मिलते हैं, टिबेटियन स्नोकॉक देखने को मिलता है, रेवन एंड हुपेई। These are the some common birds we can see in a लद्दाख। अब ये जो बर्ड है इनमें कई सारे बर्ड हमें माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया के लद्दाख के एरिया में हमें एक बर्ड की प्रजाति यहाँ पे इस एरिया में देखने को मिलती है। जैसे ही यहाँ पे सर्दी का मौसम आएगा, वो बर्ड की पेशी क्या करेगी, यहाँ पे इस एरिया से जो साउथ का इंडिया का पार्ट है यहाँ पे माइग्रेट करेगी। और यहाँ पे जैसे ही जो गर्मी का मौसम है खत्म होगा, मतलब अब गर्मी का मौसम यहाँ पे हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिल रहा है, तो वो क्या करेगी, इस एरिया से फिर से यहाँ पे ट्रैवल करेगी। इस प्रकार का जो मूवमेंट हमें पक्षियों के बीच में देखने को मिलता है, इस प्रकार का मूवमेंट जो हमें पक्षियों के बीच में देखने को मिलता है उसे कहा जाता है माइग्रेटरी बर्ड। अब ये जो मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, इट कैन बी विद इन द कंट्री और इट कैन बी विद इन द कंट्री। तो इस प्रकार से जो बर्ड होते हैं उन्हें कहा जाता है माइग्रेटरी बर्ड। यहाँ पे जो भी एनिमल हमें देखने को मिलते हैं, जो प्राणी जीवन हमें लद्दाख में देखने को मिलता है, उनमें हमें खासकर वाइल्ड गोट्स देखने को मिलती है, व्हाइट शीप भी देखने को मिलती है, याक एंड एक स्पेशल टाइप का डॉग होता है वो भी हमें इस एरिया में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो भी एनिमल होते हैं उनका रेयरिंग खासकर मिल्क, मीट और जो हाइड्स होते हैं उसके उत्पादन के लिए किया जाता है। यहाँ पे याक से मिलने वाला जो मिल्क है उससे चीज और जो बटर है उसका फॉर्मेशन या मेकिंग हमें देखने को मिलता है। उसी समय यहाँ पे इस एरिया में जो शीप हमें देखने को मिलती है और गोट्स हमें देखने को मिलते हैं, और उसी समय उनके जो हेयर होते हैं उनका इस्तेमाल वुलन्स मेकिंग में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे साइड में एक डुइनो हमें देखने को मिल रहा है, उसको भी जरा देख लेते हैं। लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापा चान विच मीन्स स्नो लैंड। तो देखिए जो लद्दाख का एरिया है उसे और एक नाम से जाना जाता है जो कि है खापा चान। और ये जो खापा चान है, इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है जो है स्नो लैंड, मतलब बर्फ की एक जगह जिसे कहा जाता है खापा चान इन लद्दाखी लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपसे किसी ने क्वेश्चन किया कि जो लद्दाख का एरिया है उसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए खापा चान। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पे एक पिक्चर हमें देखने को मिल रही है और दो डुइनो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, उसको जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक मोनेस्ट्री की पिक्चर देखने को मिल रही है जिसका नाम है तिक्सेई मोनेस्ट्री। तो साइड में जो दो डुइनो हमें दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। द चिरू और द टिबेटियन एंटेलोप इज एन endangered species. It is hunted for its wool known as shahatus, which is light in the weight and extremely warm. तो देखिए जो लद्दाख का एरिया है वहां पे जो एंटेलोप हमें देखने को मिलता है उसे चिरू के नाम से जाना जाता है। इट इज बिकम इंडेंजर्ड पेशी। अब इसके पीछे का रीजन यहाँ पे इसकी काफी अधिक मात्रा में होने वाली हंटिंग से हमें देखने को मिलता है। अब ये जो चीरू है इसकी हंटिंग खासकर उसका जो वूल है उसके लिए की जाती है, और वो जो वूल है इट इज फेमस बाय द नेम ऑफ शाहतूस। अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो शाहतूस वूल है वो किस एनिमल से मिलती है, तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए
चीरू। अब यहाँ पे जो शाहतूश उल है वो काफी फेमस होने का रीजन यहाँ पे ये है कि उसकी जो वेट है वो काफी कम हमें देखने को मिलता है, उसी समय उससे मिलने वाली जो गर्मी है, जो वार्मनेस है, वो काफी अधिक है, जिसके कारण उसकी डिमांड मार्केट में काफी अधिक है। और उसी कारण यहाँ पे जो चूरू एंटीलोप है उसकी काफी अधिक मात्रा में शिकार हमें इस एरिया में होती हुई देखने को मिलती है। दूसरे डू यू नो की यहाँ पर बात करेंगे। द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम वुड ऑफ द विल्लो ट्री। तो देखिए जो क्रिकेट का खेल है हम सभी को पसंद आता है, उसके जो बैट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो लद्दाख के एरिया में पाए जाने वाला ये जो विलो ट्री है उससे बनने वाले जो बैट होते हैं वो सबसे अच्छे बैट या क्वालिटी बैट वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो लद्दाख के एरिया के जो लोग हैं उनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। पीपल हियर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट। In fact, several Buddhist monasteries dot the Ladakh landscape with their traditional gompas. Some famous monasteries are Hemis, Tiksi, Shei, and Lamayuru. In the summer season, the people are busy cultivating barley, potatoes, peas, beans, and turnip. The climate in winter months is so harsh that people keep themselves engaged in the festivities and ceremonies. The women are work not only in the houses and field but also manage small businesses and shops. Leh, the capital of Ladakh, is well connected both by roads and air. The National Highway A1 connects Leh to Kashmir Valley through the जोजिला पास। तो देखिए यहाँ पे जो लोग हमें लद्दाख में देखने को मिलते हैं उनमें हमें खासकर दो धर्म के लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिनमें एक है मुस्लिम धर्म के लोग और दूसरे है बुद्धिस्ट। यहाँ पे लद्दाख में हमें कई सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री देखने को मिलती है, जिनमें कुछ फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है हेमिस, तिक्सई, शेई एंड लामुयारू। ये कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यहाँ पे काफी फेमस हमें देखने को मिलती है। यहाँ के जो लोग होते हैं वो समर के दिन में मतलब जो गर्मी का मौसम होता है उन दिनों में यहाँ पे कल्टीवेशन या खेती करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे खेती पे मिलने वाले महत्वपूर्ण क्रॉप्स में हमें बार्ली देखने को मिलती है, पोटैटो, पीज, बीन्स एंड टर्निप, ये कुछ क्रॉप्स देखने को मिलते हैं। जो विंटर का सीजन होता है या जो सर्दी का मौसम होता है यहाँ पे काफी अधिक मात्रा में सर्दी होने के कारण जो क्लाइमेट है काफी हार्श होता है, उसी कारण यहाँ के जो लोग होते हैं दे आर इंगेज देमसेल्फ इन फेस्टिविटीज। मतलब जो भिन्न भिन्न उत्सव होते हैं, जो सेरेमनीज होती है उनमें यहाँ पे लोग खुद को इंगेज करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम सभी भी जानते हैं जो लद्दाख का एरिया है इट इज फेमस फॉर इट्स फेस्टिविटीज एंड इट्स सेरेमनी। तो यहाँ पे इस एरिया में जो टूरिस्ट का जो अट्रैक्शन है उसका एक मुख्य रीजन यहाँ की फेस्टिविटीज और जो सेरेमनी है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे इस एरिया की जो महिलाएं हैं वो तो अपने घर में काम ही करती है, उसी समय वो खेती करती है और जो छोटे छोटे उनके बिजनेस के शॉप है उनको भी संभालने का काम यहाँ की महिलाएं हमें करती हुई देखने को मिलती है। यहाँ पे जो लद्दाख है उसकी कैपिटल, उसकी राजधानी हमें लेह देखने को मिलती है, जो कि रोड और जो एयर कनेक्टिविटी है, जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसके द्वारा अच्छी तरह से कनेक्ट होती हुई हमें देखने को मिलती है। जो लेह है उसे नेशनल हाईवे A1 से कनेक्ट किया हुआ हमें देखने को मिलता है, जो कि कश्मीर वैली से कनेक्ट है और जो जोजिला पास है वहां से गुजरता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ के जो लोग हैं उनके जीवन और यहाँ पे कौन से लोग हमें देखने को मिलते हैं, उनकी किस प्रकार की एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है, उनकी यहाँ पर हमने बात की। चलते हैं आगे। Tourism is major activity with the several tourist stream in from within India and abroad. Visit to the Gompas, treks and meadows and glacier. Witnessing ceremonies and festivities are important activities. Life of the people is undergoing changes due to the modernization, but the people of the Ladakh have over the century learned to live in balance and harmony with the nature. Due to the scarcity of resources like water, fuel, they are used with the reverence and
केयर। तो देखिए जो लद्दाख का एरिया है उस एरिया में हमें कई सारे जो टूरिस्ट है वो विजिट करते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो टूरिस्ट है उनका अट्रैक्शन पॉइंट में हमें गोम्पास देखने को मिलते हैं, ट्रैक्स भी देखने को मिलते हैं, यहाँ पे की जो मीडो है वो भी देखने को मिलती है, और जो ग्लेशियर्स है इट इज अ फेमस फॉर देयर ब्यूटी लैंडस्केप। यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण अट्रैक्शन का पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वो है यहाँ पे मनाई जाने वाली जो सेरेमनीज और जो फेस्टिव्स होते हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनका जो जीवन है वो हमें बदलता हुआ देखने को मिलता है। उसके पीछे का रीजन हमें यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलता है। अब ये जो लद्दाख के लोग हैं उन्होंने क्या किया है, विद द बैलेंस यहाँ का जो नेचर है उसके साथ रहना और अपने आप को एडप्ट करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अब यहाँ के जो लोग होते हैं जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उनका इस्तेमाल काफी केयरफुली करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे इस स्लाइड में हमें एक डू यू नो दिया गया है जिसमें जो बारालाचा पास है उसके बारे में बताया गया है, और दूसरी तरफ यहाँ पे हमें जो लद्दाख की वुमन है जो कि ट्रेडिशनल ड्रेस में हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की उनकी जो ड्रेसेस होती है वो हमें ट्रेडिशनली एक लद्दाख की वुमन की देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अब बात करेंगे डू यू नो की। मनाली लेह हाईवे क्रॉसेस 4 passes, रोहतांगला, बारालाचाला, लुंगालाचाला and Tanglangla. The highway open only between July and September when snow is cleared from the road. तो देखिए जो लद्दाख का एरिया में हमें लेह मनाली हाईवे देखने को मिलता है वो हमें 4 passes से गुजरता हुआ देखने को मिलता है, जिनमें सबसे पहला है रोहतांगला, दूसरा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बारालाचाला, तीसरा है लुंगलाचाला और आखिर में हमें तांगलांग पास देखने को मिलता है। अब ये जो मनाली लेह हाईवे है वो खासकर हमें जुलाई से लेकर जो सितंबर का महीना होता है उसी बीच यहाँ पे हमें वो ओपन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो हाईवे होता है वो बाकी के दिनों में क्लोज हमें देखने को मिलता है। उसके पीछे का रीजन यहाँ पे इस एरिया में काफी अधिक मात्रा में हमें हिम वर्षा होती हुई देखने को मिलती है, जिसके कारण हाईवे से ट्रैवल करना लगभग असंभव बन जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो 7वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है उसके 10 चैप्टर को हमने डिटेल में पढ़ा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। उसी समय अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले। उसी समय जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपको वहां से मिल जाएंगे। इससे आप ये समझ पाओगे कि इस चैप्टर को आपने कितना समझा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई क्लास के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहता हूं।